कल जो है 30वीं मौत हुई है। इसका मतलब ये है कि पानी अभी भी खराब आ रहा है। खेल समझना होगा। वाटर लॉबी है जो चाहती है कि हर दूसरा आदमी पैक्ड वाटर पिए। हिमंता तो इस देश का दुर्भाग्य है। उसने बोला कि अभी जब हम SIR करेंगे तो कम से कम 5 लाख मियाओं के नाम उड़ाएंगे। कि देश का सबसे ज्यादा टॉक्सिक और सांप्रदायिक बयान देने वाला आदमी पुष्कर सिंह धामी है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी तक चुप हैं। तो आप मान के चले कि अब हम इस देश में लोकतंत्र की संभावनाएं बहुत क्षीण होती चली है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बरहमी पास होगा, जो पढ़ाई नहीं बरहमी से ज्यादा, जिसने कभी पटना से आगे की दुनिया ही नहीं देखी है। उसने तो गनीमत है कि ये कहाँ शांति के लिए मिला। उसने ये नहीं कह दिया अशांति के लिए कहीं निकल लेता वो। इसका मतलब है कि RSS पूरे देश के हर जगह मुसलमानों या अपनी विचारधारा से विरोधी लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा करा रही है। तो टर्नआउट में 30% तक का अंतर हो गया। आप सोचिए 30% का अंतर। इसका मतलब ये कि ये वाला चुनाव भी लूटा गया। चाहे वो लाशों की राजनीति करनी हो, चाहे दंगे करवाने हो, चाहे आतंकवादी हमला करवाना हो, चाहे वोट लूटना हो, चाहे EVM खराब करना हो, मतलब मल्टी डायमेंशनल इनका जो अप्रोच है सत्ता हासिल करने का, वो नजर आता है। उड़ीसा का कोई ऐसा जिला नहीं बच रहा है जहाँ पे हर दिन कोई सांप्रदायिक नफरत की घटना नहीं हो रही। सांप्रदायिक नफरत की घटना पंकज जी, बलात्कार और बच्चों की चोरी, ये सब तमाम घटनाएं उड़ीसा में हो रही हैं और बहुत ब्लेटेंटली हो रही हैं। 14 बूथ में 82 वोट ही पोल हुए हैं कुल, लेकिन काउंट किए गए 9304, यानी कि 9200 वोट अतिरिक्त काउंट किए गए। मध्य प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन से भी ज्यादा कहिए आप तो 4, 5, 10 इंजन लगे हुए हैं बीजेपी के, और आज तक शुद्ध पानी नहीं दे पाए हैं वहां तक। तो उसने उसका नाम रखा है हिंदू बेकरी, और उसमें लिखा है कि इसमें कोई भी विधर्मी न तो सामान खरीदेगा न हम उसको बेचेंगे। और उसके उद्घाटन में दुनिया की सबसे असफल सांसद रही है प्रज्ञा ठाकुर, वो गई थी और उन सब लोगों ने जहर उगला। और ये भागीरथपुरा से 4 किलोमीटर दूर ये सब दंद बंद हो रहे हैं। ये जो दौर है इसका ये सामूहिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि आप जितने लुच्चे की बात करेंगे, जितने लफंगे की बात करेंगे, आप जितनी गंदी ओछी सांप्रदायिक भाषा बोलेंगे, आप जितने लोगों को मारेंगे मरवाएंगे, आपके खिलाफ जितनी धाराएं होंगी, वो आपके लिए सब गुण है। आपका बायोडाटा CV और मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सत्ता की राजनीति नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन उनके अंदर एक झिझक है और एक उन्होंने अपनी सीमा रेखा तय की है। इससे आगे हम नहीं गिर सकते। यहाँ पे गिरावट की कोई सीमा रेखा ही नहीं है। माइनिंग के कारण जो नुकसान हो रहा है वो हम झेल रहे हैं, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, लेकिन माल अडानी कमा रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहां से मामला शुरू हुआ। फिर इसके बाद लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, मतलब हर किस्म की घटिया शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की। हर गली में 2 बजरंग दल के लोग खड़े रहते हैं। हर जिले में कोई फेरी वाले को तेरा कार्ड बता, तू आधार बता, तू इधर कैसे घुसे आया। हु आर दे? नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और देश के जाने माने जर्नलिस्ट विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, इंदौर का जो भागीरथपुरा है 1 महीने से चर्चा में था और 1 महीने पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर मतलब 1 गो में ही लगभग 14-15 लोगों की डेथ हो गई थी। और आप देखिए तो डेथ का जो मौतों का सिलसिला है वो खत्म ही नहीं हो रहा। अभी कल जो है 30वीं मौत हुई है। इसका मतलब ये है कि पानी अभी भी खराब आ रहा है वहां। मतलब इतना सब हो जाने के बाद भी सरकार ने पानी की व्यवस्था ठीक नहीं की है, तो मामला दब गया। अब वो जो कल जो डेथ हुई है, लता नाम है, वो लेडी का 62 साल उम्र है और पिछले 3 दिन से उल्टी दस्त से वो बीमार थी और उसमें डेथ हो गई है। जाहिर है कि उसको उल्टी दस्त से वो बीमार हुई है तो उसका कंटेमिनेशन वाटर का ही, और वहां पे जो प्राइमरी फेसी बोला गया है कि वो जिस इलाके में रहती थी वहां अभी जल की आपूर्ति वो ठीक नहीं हुई है। तो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, ये सब चीजें जो है नारों से ज्यादा नहीं है। दिल्ली में हम बरसात का इंतजार करते रहे थे। दिल्ली में लगातार 80 दिन जहरीली से अधिक जहरीली हवा थी। ठीक है, इसी प्रकार से भागीरथपुरा में पानी जो है वो लगातार जहरीला है। अकेले भागीरथपुरा में नहीं, बगल में जो महू है इंदौर में, उसमें भी वहां पे अभी लगभग 30 लोग 4 दिन पहले बीमार हो गए। और उसके बाद तो पूरे देश में है तो हम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम गाएंगे जरूर, लेकिन न तो हम जो है न तो मलय हमारी शीत होगी, न सुजलाम होगा, न सुफलाम होगा। तो ये तो आई वॉश है। और आप देखिए इंदौर जो है, मैंने एक बार और बोला था कि देश में सबसे ज्यादा महंगा वाटर सप्लाई वहां पर है पर लीटर। और उस पोजीशन में ये हालत है। क्योंकि क्या है कि आपको खेल समझना होगा। वाटर लॉबी है जो चाहती है
कि हर दूसरा आदमी पैक्ड वाटर पिए। अब आप खुद देख लीजिए, पिछले 10 साल पहले क्या कभी आप रेल की यात्रा में या बस की यात्रा में पैक्ड बोतल लेके चलते थे? और आज जो है लेबर क्लास भी जो है वो 20 रुपए की 2 बोतल खरीद के ही चल रहा है। ये बात तो सही है। और आप ये देखो विश्व दीपक की भागीरथपुरा की जो बात कर रहे थे पंकज जी अभी, वहां मैंने एक जगह पढ़ा कि सिर्फ 30% हिस्से में ही वो नर्मदा पाइपलाइन बिछी हुई है जहां पर पानी अच्छा आने की संभावना है। पता नहीं उसमें आता भी होगा कि नहीं। और जो ये अभी जो टैंकर माफिया की बात बता रहे हैं, 70% जो आपूर्ति है वो टैंकर से ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली माफिया ये तो इंदौर की बात सामने आ गई। यही हाल दिल्ली का है। दिल्ली तो राजधानी है देश की, और यहाँ अब उस तरह की खबरें नहीं आती हैं। लेकिन बीच में एक किसी एक्टिविस्ट ने दिखाया था कि पानी की बोतल पानी में भर करके जो पीने वाला पानी है उसमें बहुत गंदगी आ रही। इंदिरापुरम में, यहाँ उत्तर प्रदेश में, पीने के पानी में बहुत गंदगी है। आप एक तरीके से कह सकते थे कि मल उसमें शामिल होता है, गंदगी नाले का पानी आता है उसमें। यही हाल दिल्ली के, मतलब दिल्ली में है। दिल्ली के कई सारे इलाकों में आज भी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक रिपोर्टर का वो पूरे घुटने तक पानी में डूबा हुआ है गंदगी में, प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, गंदगी। तो जब देश में जो सरकार है, जब उसकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम था पहले, अब अगड़ा पिछड़ा है, और उनकी चिंता में जब ये है कि कैसे अगले 100 साल तक सत्ता में बने रहना है, किससे किसको लड़वाना है, तो जब प्राथमिकता में ये होगा किसी भी सरकार की, तो नतीजे वही होंगे। मध्य प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन से भी ज्यादा कहिए आप तो 4, 5, 10 इंजन लगे हुए हैं बीजेपी के, और आज तक शुद्ध पानी नहीं दे पाए हैं वहां पर 10 इंजन लगे, वो भी उस शहर में लगातार लगे। बिल्कुल, और वो भी उस शहर में जिसको जो है देश का सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा शहर माना जाता है। 7वें साल, 7th ईयर, हाँ, लगातार 7वें साल लगातार। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि असल में बात प्राथमिकता की ही है। आप देखिए ना कि मतलब एक तरफ पानी नहीं है, एक तरफ आप समुदायों को मतलब वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक प्रदेश का सीएम है, इतना बड़ा प्रदेश है असम, और वहां का सीएम हिमंता विश्व शर्मा बोल रहा है कि आप मियाँ मुसलमानों को परेशान करिए, मियाँ भाइयों को परेशान करिए, 5 रुपए किराया तो 4 रुपए दे दीजिए। मतलब कितनी ओछी बातें कर रहा है, देखिए आप। पहले मैं इंदौर में एक चीज और बात बताऊं, मैं इसमें इंदौर में एक बात बताऊं, जिस इंदौर में लोग पानी पीने से मर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो एकलव्य सिंह गौड़, जिसने भी कुछ महीने पहले राजवाड़े के आसपास मुसलमानों को नौकरी से निकालने का अभियान चलाया था, अभी उसने क्या किया कि 4 दिन पहले एक बेकरी का उद्घाटन किया। इंदौर में पारंपरिक रूप से कई 100 सालों से मुस्लिमों की बेकरीज हैं, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी की लोग तारीफ करते हैं। तो उसने उसका नाम रखा है हिंदू बेकरी, और उसमें लिखा है कि इसमें कोई भी विधर्मी ना तो सामान खरीदेगा ना हम उसको बेचेंगे। और उसके उद्घाटन में जो दुनिया की सबसे असफल सांसद रही है प्रज्ञा ठाकुर, वो पूर्व सांसद जो है, वो गई थी, और उन सब लोगों ने जहर उगला। तो ये उस इंदौर शहर की बात है, और ये भागीरथपुरा से 4 किलोमीटर दूर ये सब दंड बंद हो रहे हैं। जिनको मानवीय संवेदनाएं, मानवीय अनिवार्यता की कोई बात नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जहां तक हिमंता की बात कर रहे हैं, हिमंता तो इस देश का दुर्भाग्य है। हिमंता ने अकेले ये नहीं कहा, उसने ही बोला कि यदि मियाँ मुसलमान रिक्शा चलाने वाला 5 रुपए मांगता तो उसको 4 रुपए ही दो, जिससे उसको परेशान कर सके। उसने पब्लिकली बोला कि मैंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोला है कि मियाँ मुसलमानों के खिलाफ फॉर्म 7 का मतलब होता है कि इसका नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाए, भर भर के दो, ताकि कुछ दिन वो भागदौड़ करें, परेशान हुए। और फिर उसने बोला कि अभी जब हम SIR करेंगे तो कम से कम 5 लाख मियाओं के नाम उड़ाएंगे। इस लेवल पे अकेले यही नहीं, APCR की रिपोर्ट तो अभी बता रही कि देश का सबसे ज्यादा टॉक्सिक और सांप्रदायिक बयान देने वाला आदमी पुष्कर सिंह धामी है। बिल्कुल सही बात है। तो APCR की रिपोर्ट है, खतरनाक है। हम इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर्स को, जो निर्वाचन आयोग के नियम और संविधान दोनों का अपनी दुष्टता के साथ में दमन कर रहे हैं, उनको उस पे यदि मोदी से लेके माननीय द्रौपदी मुर्मू जी तक चुप हैं, तो आप मान के चले कि अब हम इस देश में लोकतंत्र की संभावनाएं बहुत क्षीण होती चली जा रही है। ये बात तो है। और विश्व दीपक, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री है, मतलब है तो मुख्यमंत्री ही है,
लेकिन कैसे जैसे मोहल्ले के नेता होते हैं, सड़क छाप लोग होते हैं, उस किस्म की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ये एक देखिए, हर संवैधानिक दौर की क्या होता है कि हर दौर की पॉलिटिक्स का एक कुछ मतलब लक्षण होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आजादी के दौर की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो राजनीति में कौन लोग आ रहे थे? जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, लंदन रिटर्न, बैरिस्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लड़कों के, बड़े बड़े नवाबों, रजवाड़ों, जमींदारों और आईसीएस, आईएएस, तमाम इस तरह, बिल्कुल इस तरह के लोग आ रहे थे राजनीति में, और उनका एक स्टैंडर्ड था। फिर आप देखते हैं कि राजनीति में और कौन लोग आ रहे थे, तो जिनके अंदर वास्तव में देश में समाज सेवा करने की जिनके अंदर इच्छा थी। बाद में आप देखते हैं कि जिनके अंदर इस देश में समाजवादी मूल्यों को लागू करने की एक जिज्ञासा थी। तो तमाम दौर की राजनीति के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं उसके। एक दौर अपने सामूहिक गुणों से भी पहचाना जाता है। ये जो दौर है, इसका ये सामूहिक जो है गुण है, इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि आप जितने लुच्चे की बात करेंगे, जितने लफंगे की बात करेंगे, आप जितनी गंदी ओछी सांप्रदायिक भाषा बोलेंगे, आप जितने लोगों को मारेंगे, मरवाएंगे, आप जितने क्रिमिनल, आपके खिलाफ जितनी धाराएं होंगी, वो आपके लिए सब गुण है। मतलब आप उससे आपका बायोडाटा, सीवी और मजबूत होता है। आप देखिए अमित शाह के जो शागिर्द हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के जो मंत्री हैं, आप उनका बायोडाटा उठाकर देख लीजिए। आप तो जैसा ये जो कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि जैसा राजा होती है वैसा ही प्रजा होती है, तो प्रजा जो है राजा को का अनुकरण कर रही है। उसी में से हमारे ऐसे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। राजा कह रहे थे एक समय कि सिकंदर यहाँ तक आ गया था, गंगा वैली तक, और जो उनके नए वाले अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है शांति के लिए पुरस्कार मिला था नोबेल। तो उसकी तो वो भी बंगाल में जाकर उन्होंने कहा। हाँ, बताइए, बंगाल में जाकर ये कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कहाँ मिला था, किस चीज के लिए मिला था? यही हाल जो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बरहमी पास होगा, हाँ, जो पढ़ा ही नहीं बरहमी से ज्यादा, जिसने कभी पटना से आगे की दुनिया ही नहीं देखी है, उससे तो गनीमत है कि ये कहा शांति के लिए मिला। उसने ये नहीं कह दिया, मतलब मुझे लगता है कि गनीमत है, अशांति के लिए कहीं नहीं कह देता वो। इवन मैं आपको बताऊं कि जिस एसआईआर को लेकर बंगाल केवल रो रहा है, मैं आपको बताऊं कि इस एसआईआर का दंश पूरे देश में जुड़ रहा है। मैं आपको आज के एक हरिभूमि अखबार की खबर बता रहा हूँ, और उसका भी जो वनांचल पेज होता है बस्तर का, उसमें खबर छपी कि दंतेवाड़ा जिले में गीदम और बचेली सरी के छोटे कस्बे जिनकी आबादी बहुत कम है, वहां पर बाकायदा टाइप करके फॉर्म 7 जमा किए गए। उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो की मदर जो पार्षद हैं, उनके परिवार वालों का नाम डिलीशन के लिए कह दिया गया। ऐसे कई फॉर्म बाकायदा टाइप करके सिस्टमेटिक तरीके जमा किए जा रहे हैं। वो तो चूंकि वहाँ लोकल लेवल पे कांग्रेस थोड़ा एक्टिव है, तो उन्होंने देखा कि जो ईपिक नंबर डले हैं, फोन नंबर डले हैं, वो मिसमैच हैं, तो वो क्लेम रिजेक्ट हुए। लेकिन आप सोचिए कि यदि गीदम और बचेली में भी मुसलमान लोगों के नाम काटने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आरएसएस पूरे देश के हर जगह मुसलमानों या अपनी विचारधारा से विरोधी लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा करा रही है। और ये आप देखिए कि मैं जिस लोकतंत्र की बात कर रहा था, अब बीजेडी को समझ में आ रही, जो बीजेडी अभी तक भी एनडीए को सपोर्ट करती रही है पार्लियामेंट में, अभी बीजेडी ने एक पूरा ज्ञापन जारी किया। उसने बताया कि राज्य के 154 विधानसभा सीटों पर जब उन्होंने अलग अलग मतदान केंद्रों के आंकड़ों का आकलन किया, तो मालूम पड़ा कि अधिकांश जगह 1 से लेकर 908 तक वोट अतिरिक्त पड़े। ये लोकतंत्र की जो दुर्गति है। तो एक तरफ आप नाम काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप अतिरिक्त वोट पड़वा रहे हैं, और उसके आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं। भाई यदि 908 वोट कहीं जगह ज्यादा पड़ गए, तो आप बताइए कि ये मॉक पोलिंग के तो हो नहीं सकते 908 वोट, तो एक वोट भी मॉक पोलिंग का नहीं हो सकता। भाई आप देखिए ना कि देयर इज समथिंग फिशी, जिसको कहते हैं कुछ ना कुछ स्मेल कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। विश्व दीपक, आप देखिए, ये बेसिकली जिसकी बात कर रहे हैं पंकज जी, ये द हिंदू की एक रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ था और जो विधानसभा चुनाव हुआ था उड़ीसा में, वो साथ ही हुए थे, दोनों साथ ही हुए। उसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि मिसमैच कितना है। मतलब असेंबली में जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो लोकसभा सीट्स में जो हैं, वो दोनों में मिसमैच है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप देखिए, एक एग्जाम्पल है ढेंकनाल का। ढेंकनाल में जो है 4056 वोटों का अंतर, 4056 वोटों का अंतर है लोकसभा
और विधानसभा वोटर्स में। और इसके बाद एक एग्जाम्पल उन्होंने और दिया कंधमाल का, फुलबनी का, उसकी सीट में फुलबनी का और विधानसभा में अंतर है लगभग 3,500 वोटों का। इतना ही नहीं, 3,500 वो वोट ये का भी अंतर। कह रहे हैं कि क्योंझर जैसे कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें रातों रात, मतलब 5 बजे पोलिंग और बाद में जब फाइनल उन्होंने दिया तो टर्नआउट में 30% तक का अंतर हो गया। आप सोचिए, 30% का अंतर। तो इसका मतलब ये कि ये वाला चुनाव भी लूटा गया। बिल्कुल लूटा गया है। और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अब तो ऐसे ऐसे उदाहरण अब तो सामने हो चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि लोकतंत्र की लूट चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद है, वो है सत्ता पर काबिज रहना, चाहे जिस तरीके से हो। एन केन प्रकारेण, इनके लिए साधन मायने नहीं रखता, साध्य मायने रखता है। और ये बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सत्ता की राजनीति नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन उनके अंदर एक झिझक है और एक उन्होंने अपनी सीमा रेखा तय की है, इससे आगे हम नहीं गिर सकते। यहाँ पे गिरावट की कोई सीमा रेखा ही नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए चाहे जिस स्तर तक गिरना हो, गिरते हैं ये लोग। और ये आज से नहीं स्पष्ट है, ये आप 2014 से लेकर के और बाकी गुजरात के तमाम असेंबली इलेक्शंस देख लीजिए आप। चाहे वो लाशों की राजनीति करनी हो, चाहे दंगे करवाने हो, चाहे आतंकवादी हमला करवाना हो, चाहे वोट लूटना हो, चाहे ईवीएम खराब करना हो, मतलब मल्टी डायमेंशनल इनका जो अप्रोच है सत्ता हासिल करने का, वो नजर आता है। और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि ये उड़ीसा का चुनाव लूटा गया और आने वाले आने समय में भी ये चुनाव लूटे जाएंगे। और आप देख लीजिए ना, इसीलिए चाहे बिहार ले लो, चाहे उड़ीसा ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, वहां पर इतने बड़े बहुमत के साथ में जब सरकारें आ रही हैं तो वहां पे आम लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। कहीं आपको कोई भाई इतना बड़ा ड्रास्टिक जब मैंडेट आया है, मेजोरिटी मिलती है तो कहीं जनता में उत्साह दिखता है। अभी 3 दिन पहले बिहार में विजय सिन्हा जो कथित उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक हॉल में प्रोग्राम कर रहे थे और 500 लोगों ने खड़े होकर बोला कि आपका पूरा कर्मचारी चोर है। वहां पर नारे लगते रहे। हॉल के अंदर यदि प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर है कि आप लोग ही उनको लेके आए होंगे। और उसमें से भी विजय सिन्हा तो कैसे जीता है, इसी बात पे लोगों को डाउट है, क्योंकि उसके हारने की लकीर से बिल्कुल भाई वहां तो गोली चली है, मारा पीटी हुई है, सब कुछ हुआ है, मारा पीटी हुई है ना। तो मैं एक कहले जो उड़ीसा का उदाहरण है, उड़ीसा में नवीन चंद्र पटनायक की न जाने कौन सी मजबूरियां हैं कि वो नरेंद्र मोदी के पिछलग्गू बने रहते हैं और उन्होंने पूरे राज्य को एक इतने अंधकार में डुबो दिया है। उड़ीसा का कोई ऐसा जिला नहीं बच रहा है जहाँ पे हर दिन कोई सांप्रदायिक नफरत की घटना नहीं हो रही है। सांप्रदायिक नफरत की घटना, पंकज जी, बलात्कार और बच्चों की चोरी, ये सब तमाम घटनाएं उड़ीसा में हो रही हैं और बहुत ब्लेटेंटली हो रही हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि वहां उड़ीसा में, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ीसा में काउंटेड वोट्स और जो पोल्ड वोट्स हैं इनमें भी अंतर है। एक एग्जांपल है पद्मपुर का। पद्मपुर में कह रहे हैं कि 14 बूथ में 82 वोट ही पोल हुए हैं कुल, लेकिन काउंट किए गए 9,304, यानी कि 9200 वोट अतिरिक्त काउंट किए गए। कितना आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। और सबसे अहम बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब पूछा जाता है तो वो खामोश रहता, जवाब ही नहीं देता, ना अखबारों का ना पत्रकारों का, किसी कोई जवाब नहीं। अरे आप हरियाणा का देखें ना, हाईकोर्ट ने ब्रजेंद्र सिंह वाली सीट पे बोला कि रिकाउंटिंग करो। हाईकोर्ट के 5 बार तारीख देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की और अब वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपील में चले गए। वो 47 वोट से हार जीत है और जिसके अंदर 352 एंड समथिंग जो डाक मतपत्र आए थे उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया, इनवैलिड कर दिया उनको, है ना। तो ये जो तमाशे हैं। और आप देखें कि हमारा देश किसके लिए चल रहा है? हमारा देश अडानी के लिए चल रहा है। हम अपने देश में चिंता कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, हम चिंता कर रहे हैं कि माइनिंग के जरिए प्रकृति को नुकसान ना हो, लेकिन हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन है इसलिए उसका क्रिकेट खिलाड़ी हमारे यहाँ ना खेले। लेकिन इसी 3 महीने के दौरान अडानी की गोड्डा से जो बिजली बनती है वो बांग्लादेश में उसकी सप्लाई बढ़ गई। 12% थी पहले, वो 15.3 पहुंच गई। अब आप सोचिए यदि बिजली की सप्लाई उसकी बढ़ रही है तो कार्बन जो बिजली बनाने के लिए कोयले से चलने वाले संचालित विद्युत ग्रह से जो कार्बन निकल रहा है वो हम झेल रहे हैं। माइनिंग के कारण जो नुकसान हो रहा है वो हम झेल रहे हैं, प्रदूषण हम झेल रहे हैं, लेकिन माल अडानी कमा रहा है।
हमें क्रिकेट खिलाड़ी से नफरत है, लेकिन बिजली से अडानी कमा ले उससे हमारी कोई परवाह नहीं है। ये दोगला चरित्र है। हाँ, दोगला चरित्र तो है ही पंकज जी। और लेकिन बस सारा खेल इस बात का है कि किस तरीके से आप अल्पसंख्यकों को परेशान करें। इसका जिक्र करना जरूरी है। ये जो राजस्थान मंत्रिमंडल ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, इसका नाम है अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने संबंधी राजस्थान विधेयक 2026। इसमें यह है कि वो अशांत क्षेत्रों में जो भी भू संपत्ति है, भूमि और संपत्ति है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। और वो सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब आप जिलाधिकारी से अनुमति ले लेंगे। मतलब सरकार से अनुमति लिए बिना आप उस संपत्ति को बेच नहीं पाएंगे। यानी कि वही बात है कि आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते हैं और ना ही उस एरिया में कोई जा सकता है। वही गेटोइजेशन जिसको बोलते हैं। हाँ विशु दीपक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई लेकिन अशांत क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। अच्छा, डीएम का। और अगर कोई क्षेत्र मान लीजिए शांत है तो उसे अशांत बनाने का काम कौन करता है? बजरंग दल, वीएचपी के लोग करते हैं, डीएम करता है। तो सब कुछ डीएम ही करता है, मतलब राज्य सरकार करती है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दौर में ये होगा कि देखिए, बहुत भारत जो है बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, जैसे आज हमें पंकज जी ने भी बताया ही। अब एक मुख्यमंत्री का ये बयान, मतलब 5 रुपए में से तुम 4 रुपए दोगे, 1 रुपए मार लोगे, इससे मतलब क्या है? ये क्या है? ये एंजाइटी और एक डिसऑर्डर पैदा करने का, मतलब देयर इज मेथड इन द मैडनेस, है ना। ये जो पागलपन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी एक मेथड है, और वो मेथड है इन्हीं लोगों का सत्ता बनाए रखने का, लोगों को चीजों में उलझा के रखने का, पागलपन करवाने का, अराजकता फैलाने का, और इस अराजकता के बीचों बीच ताकि वो बने हुए, ताकि उनसे कोई क्वेश्चन ना करे। कल को अगर मान लीजिए कि हमारे घर को कल को आकर के कोई बोल दे कि ये दुश्मन का घर है, जैसा कि होता था नाजीवाद के दौर में, वो चिन्ह लगा दिया करते थे। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि जो, हाँ, मार्क कर देंगे वो, ये जो राजस्थान सरकार है वो मार्क कर देगी ये शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र में इस अब्दुल्ला का घर है, अब्दुल्ला का घर जो है मार्क हो जाएगा, और पता चलेगा कि हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, जो घर गिरा दिए जाते हैं, या तो अगर वो कोई बेचने की कोशिश करता है उसको कोई लेता भी नहीं है, खरीदता भी नहीं है, कोई खरीदता भी है तो उसको दबाव बना करके उसकी बिक्री वापस करवा देते हैं गुंडे लोग, तुम इसको बेच नहीं सकते हो। तो ये है बिल्कुल जो नाजीवाद है ना, उससे प्रेरित है ये जो थिंकिंग है ना, अस्थिर कर देंगे ना, देश को अस्थिर कर देंगे पूरा। हो चुका, आप देखिए ना, जैसे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, संपत्तियों को लेकर के खास तौर से। और ये जो बता रहे राजस्थान वाला बिल मैंने नहीं देखा, पर ये इसका जो मूल स्रोत है, मुझे लगता है कि नाजीवाद से प्रेरित ये थिंकिंग है, थॉट है ये। उस दौर में भी ऐसा ही हुआ था, संपत्तियों को चिन्हित करना, चिन्हित करके उनको बेदखल करना या भगाना। उत्तराखंड से बहुत सारे मुसलमानों को भगाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कब्जा जायज है, या उन्होंने वो वहां के मतलब लीगलाइज्ड उनका सब कुछ खरीद बिक्री थी, ऐसा हो सकता है, तमाम लूपहोल्स होते हैं सिस्टम में। पर किसी को भगा देना उसके हैबिटेट से, किसी के घर को गिरा देना, या किसी के घर की खरीद बिक्री को रोक देना, मार्क करके डिमार्केशन करने के बाद। उत्तराखंड में तो विश्व दीपक ये बाकायदा रणनीतिक रूप से हुआ है। दिसंबर 2021 में जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहां से मामला शुरू हुआ। फिर इसके बाद लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, मतलब हर किस्म की घटिया शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की। और ये जो रिपोर्ट है एपीसीआर के, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, इस रिपोर्ट का नाम ही है एक्सक्लूडेड, टारगेटेड एंड डिस्प्लेस्ड कम्युनल नैरेटिव्स एंड वायलेंस इन उत्तराखंड। एक्सक्लूड किया है, और इसके बाद टारगेट किया है, फिर इसके बाद डिस्प्लेस किया है। जी पंकज जी। देखिए, बुलडोजर न्याय की स्थिति आप देख रही है। अभी 2 साल पहले अयोध्या में वो जो समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान, जिससे आपने नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोप लगा दिया, वो बार बार चिल्लाता रहा कि मेरे बेकरी के नौकर ने किया है, मेरे को तो शामिल ही, मेरी तो बच्ची करी थी। इन्होंने नहीं माना। वो आदमी जेल में रहा, उसकी बेकरी, उसका घर आपने सब गिरा दिया, और अभी कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो ये जो असल चीज देखिए, आप देख लीजिए कि इन लोगों का तरीका ये है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से तोड़ा जाए और सामाजिक रूप से उनको अलग थलग कर दिया जाए। और ये काम कोविड के समय सबसे ज्यादा हुआ। कोविड में हुआ, तब किसी का ध्यान ही नहीं गया।
और आज की तारीख में वही जो कोविड का कोड था वो अब नासूर बन चुका है। हर गली में 2 बजरंग दल के लोग खड़े रहते हैं, हर जिले में। कोई फेरी वाले को तेरा कार्ड बता, तू आधार बता, तू इधर कैसे घुसे आया, हु आर दे? पुलिस को बिल्कुल उसमें सीधे दखल करना चाहिए। भाई आप कौन है तय करने वाले, आप कौन है किसी का कार्ड चेक करने वाले? जय श्री आपदा में राम बोल अवसर के जबरदस्ती मारना, जय श्री राम बोलना, पिटवाना, फलाना करना, ये सब यदि प्रशासन नहीं चाहे तो हो नहीं सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने कह ही दुर्भाग्य दिया से था पहले ही प्रशासन, कि आपदा में अवसर करना है। आपदा में अवसर उन्होंने बताया था कोविड के दौरान, तो उसको जैसे भी लिया सही हो आप, बजरंग दल के लोगों ने। नहीं वो तो एक बाकायदा आपको बताइए, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। एक पूरा प्लान बनाया जाता है, प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और बताया जाता है कि किस इलाके में किस मुद्दे पे आपको चर्चा करना है। अब आप बताइए ना हम्म कि जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी चर्चा की थी कि भोपाल हम्म में कई साल से गाय काट के विदेश भेजी जा रही थी, उसके ऊपर कोई हिंदू हिंदू रक्षा दल ने कोई आंदोलन ही नहीं किया, नहीं किया। है ना? बिल्कुल लेकिन अखलाक के फ्रिज में उनको मिल गया था। अगला के फ्रिज में मिल गया था। ठीक है। अंदर घुस के उन्होंने चेक कर लिया था तुरंत। तो हाँ उनके पास में स्पेशल डिटेक्टर है, गाय विशेषज्ञ। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक, ओके।